हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं। विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूं, विषय को भटकने मत दीजिए। आज भी बच्चों के बीच में डर और तनाव का वातावरण पूरे देश भर में क्यों? आज भी वे युवा जिन्होंने धरना किया उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों? बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, इस तरह गोली चला दी। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक निहत्थे थे और अहिंसात्मक प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या पेलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पेपर लीक के मुद्दे पर 36 दिन के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। आंदोलनकारियों ने जश्न मनाया, जंतर मंतर खाली कर दिया गया, प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन सियासत सुलग रही है। सियासत जमकर हो रही है। सियासत प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग के आरोप पर, और इन्हीं आरोपों के बीच आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से पहले दिन चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने दो टूक कहा कि जब तक छात्रों पर पुलिस एक्शन के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। ऐसे में भारी हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि खबर है कि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटा है। विपक्षी दल एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। अब सवाल है कि क्या संसद में हंगामा थमेगा? कड़े कानून से सिस्टम ठीक होगा? क्या अब पेपर लीक नहीं होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। विपक्ष के भयंकर आक्रोश और भारी विरोध के बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक संशोधन बिल पेश किया। बिल लाने का मकसद पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाना है। कानून बनाकर जांच और ट्रायल प्रक्रिया को तेज करना है। बिल में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक कराया तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब 10 साल तक की जेल होगी। दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा यदि पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करानी पड़ी तो उसका खर्च भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार STF बनाकर जांच करा सकेगी। 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा।
देश भर में युवाओं के आंदोलन के बाद सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने का फैसला लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन की 2 तस्वीरों पर सियासी बवंडर उठ गया। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां आरएएफ जवान गन से फायरिंग करता नजर आ रहा है। आरोप है कि ये पैलेट गन है, जिससे 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई। हालांकि फिलहाल इस तस्वीर की जांच हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर बिहार के सीवान की है, जहां 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान बिहार पुलिस का एक जवान AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करता नजर आया। तस्वीर सामने आई तो आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इन दोनों तस्वीरों को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद के दोनों सदनों में पुलिस के एक्शन पर भारी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। राहुल के अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर बड़ा प्रहार किया। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, और मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन? लेकिन बात तो बातचीत से ही हल होगा ना, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। विपक्ष का इरादा साफ है कि जब तक संसद में छात्रों पर हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, तब तक सदन में हंगामा होता रहेगा, संसद में गतिरोध बना रहेगा। मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, हालांकि सरकार बार बार अपील कर रही है कि युवाओं के मुद्दे पर राजनीति न करें, सदन में चर्चा कर पेपर लीक संशोधन बिल को पारित कराएं। यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूं, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जाम रिफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया था। नंदन नीलेकणी के अगुवाई में बनी टास्क फोर्स NTA के पूरे सिस्टम की नई सिरे से समीक्षा करेगी। पेपर लीक और संगठित रूप से परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने के लिए मजबूत प्रणाली बनाने का तरीका बताएगी। साइबर सुरक्षा और अभ्यर्थियों के सत्यापन प्रणाली को अपग्रेड करेगी।
ये कमेटी सिर्फ सुझाव ही नहीं देगी बल्कि एग्जाम रिफॉर्म पर फोकस करेगी और पेपर लीक को जड़ से खत्म करने के लिए परीक्षा की व्यवस्था तैयार करेगी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि पेपर लीक रोकने के लिए हर कदम उठाएंगे, एग्जाम रिफॉर्म की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, लेकिन पेपर लीक के मसले पर हुए आंदोलन में युवाओं पर हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में विरोध के सुर बुलंद कर दिए हैं। सवाल है कि संसद में सिर्फ हंगामा होता रहेगा तो पेपर लीक पर नया कानून कैसे बनेगा, संसद में छिड़े संग्राम का अंजाम क्या होगा, और सवाल ये भी कि प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस के एक्शन पर क्या जवाबदेही तय होगी। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, नेता बीजेपी से। महेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आसमा तस्लीम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आसमा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजय सहाय जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आरके सिंह जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। आरके सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रजनीकांत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजनीकांत जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। आसमा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। बात नीट पेपर लीक को लेकर हुई, पूरा विपक्ष इस चीज पे अड़ा था कि हम संसद तभी चलने देंगे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, छात्रों का आंदोलन भी खत्म हो गया। अब क्या दिक्कत आ रही है? बिल भी पेश कर दिया गया, उसके बावजूद आप लोग चर्चा में चिल्ला चिल्ला के संसद में कह रहे हैं नो 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 नो। आसमा जी, शायद आप मगर जो पुलिस एक्शन जो ले रहे हैं बच्चों के खिलाफ सड़कों पर और AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ जवाबदेही तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि कौन है जो इनको अलाउ कर रहा है। जाओ AK-47 चला दो बच्चों के ऊपर, टीयर गैस चला दो, ये कोई खत्म नहीं हुआ है। इसकी पहले अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये जब जाके सदन में चर्चा होगी। आप सड़कों पर बर्बरता करेंगे, आप बच्चों को मारेंगे, आप टेररिस्ट की तरह उनसे व्यवहार करेंगे और आप चाह रहे हैं कि सदन में आराम से बैठ के चर्चा करें, बिल पास करें। पहले आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पहले आप बोलना चाहिए ये अलाउ कौन कर रहा है पुलिस को, जाके बच्चों को मारो पीटो और AK-47 का इस्तेमाल करो। आसमा जी, जिसने 47 इस्तेमाल किया, आसमा जी जिसने 47 नहीं, पहले सुनिए तो, जिसने 47 इस्तेमाल किया, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, हाँ या ना? परमिशन कहां से आई है उन लोग को? 47 इस्तेमाल करने पे कार्रवाई हुई या नहीं? आप सिर्फ इतना बता दें, कार्रवाई हुई या नहीं? धर्मेंद्र जी सिर्फ एक सिंबल ऑफ करप्शन है, उनको हटाना। बाकी के दो और डिमांड्स है हमारे यहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन पुलिस को इतना एक्सेसिव फोर्स पावर यूज करने का परमिशन दिया किसने? ये शाही पुलिस है ना। तो ये कहां, सड़क पे पता चलेगा या सदन में पता चलेगा? ये सड़क पे जवाब पूछिए, मांगिएगा या सदन में? ये इसका पहले आप पुलिस को किसने परमिशन? मैम, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। ये चर्चा के दौरान आप सदन में पूछिएगा ना कि इतना अधिकार किसने दे दिया। चाहिए माफी, मोदी जी माफी मांगे बच्चों से। इसके बाद सदन में जो भी चर्चा होगी होगी। पहले अकाउंटेबिलिटी, मोदी जी की माफी, फिर चर्चा होगी बिल पे। ठीक है। महेश जी,
माफी मांगी है, बिना माफी के नई चर्चा होगी। ठीक है मैम, आता हूं फिर से। महेश वर्मा जी, अभिषेक जी, एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ कमोबेश यही हालत इन लोगों की आज हो गई है। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि आसमा जी वेट, आता हूं फिर से। जो छात्र नौजवानों की जो 3 डिमांड थी, उसमें से प्रमुख डिमांड यही था कि सुधार कैसे हो, व्यवस्था जो इस तरह के अपराधियों का संगठित गिरोह है, जिनको इन लोगों ने जो है आजादी से लेकर अब तक पनाह दिया हुआ था, चढ़ावा और बढ़ावा के तहत जो है कांग्रेस जो है ये पूरी तरह से इस व्यवसाय को फलने और फूलने दिया। 2024 से पहले तो कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। आज जब कानून सख्त हो रहा है, उन छात्र नौजवानों की जो मांग थी जब वो पूरी हो रही है, तो ये बिलबिलाहट, ये बौखलाहट, ये छटपटाहट किस बात की? समझ में नहीं आता है कि विपक्ष जो है इस बिल का विरोध करके वो किस बात को कहीं मतलब क्या साबित करना चाहता है। नहीं, लेकिन देश में सवाल जो है तो इस चीज का है ना कि विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि AK-47 कैसे इस्तेमाल हो सकता है। AK-47 फिर से मैं कह रहा हूँ, बात AK-47 कैसे इस्तेमाल हुआ, क्यों इस्तेमाल हुआ, एक जांच का विषय है। आज के डेट में छात्र नौजवान जिस चीज की मांग कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर बात नहीं होगी तो किसके ऊपर बात होगी? अब ये तो यही चाह रहे हैं ना। आप देखिए ना, हिमाचल में अभियंता का पेपर लीक हुआ, तेलंगाना में वहाँ के प्रोविंशियल एग्जाम होता है, जो स्टेट का जो UPSC का एग्जाम होता है उसका लीक हुआ, कर्नाटक में लीक हुआ, केरल में भी हाल में ही लीक हुआ, पंजाब में मार के वो तो मैं जी आज फिर गुजरात में भी हो गया। मैं कह रहा हूँ वो तो आज भी गुजरात में भी हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि अभिषेक जी, गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, कहीं भी हुआ, उसके लिए अगर एक सख्त कानून आता है, व्यवस्था में कहीं सुधार लाने की बात कही जा रही है। और वो ये तो छात्र नौजवानों की मांग थी। आज सोनम वांगचुक ने भी क्या कहा, मैडम ने सुना नहीं, उन्होंने यही कहा कि सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई डिस्कशन और बहस होगा तो छात्रों की कहीं जो है कल्याण होगा, उनके हित की अगर बात करनी है तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। नहीं तो इस तरह से बवाल और सवाल खड़ा करके और राजनीति रोटी सेकने का जो काम करेंगे ये लोग, तो मैं समझता हूँ कि इससे घिनौनी और इससे बड़ा कुकृत्य मैं समझता हूँ कि इस देश में अब से पहले कभी नहीं हुआ। और अब से पहले कब हुआ कि कोई शिक्षा मंत्री ने इस तरह से इस्तीफा देके कहीं साबित कर दिया हो कि हमारा जो बोनाफाइड इंटेंशन कहीं दिखाई दे रहा भारतीय जनता पार्टी का? इनके कौन से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? कौन से राज्यों में इस तरह से नैतिक दुहाई देते हुए पद को छोड़ा गया? नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है। नहीं तो ये तो आप लोग ही कहते थे कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 2010 में आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जब चिदम्बरम साहब देना चाहते थे इस्तीफा। तब देखिए, मैं फिर राजीव प्रताप जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस्तीफा नहीं चाहिए। अगर इस्तीफा लेकर या इस्तीफा देकर इस व्यवस्था को कहीं मतलब एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस व्यवस्था के प्रति जो है हम संजीदा है, संवेदनशील हैं, और इसको जो है और जगह भी उसी तरह से अपनाना चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं अपना रही? ठीक है महेश जी, आता हूं फिर से। हमारे साथ संजय सहाय जी हैं, वो कुछ ही देर के लिए हैं, उनसे मैं 1-2 सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं आगे। संजय सहाय जी, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर, अभी तक जो इस प्रोटेस्ट में आपने पुलिस की भूमिका को देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आई हैं, आप किस तरीके से पुलिस की भूमिका को देखते हैं? क्योंकि पुलिस की भूमिका को लेकर के ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिसको देख करके एक चीज तो मैंने ये समझ लिया, एक फिल्म में कहीं डायलॉग है कि इस देश में पुलिस के लिए मानवाधिकार नहीं है, बाकी सबके लिए है, लेकिन पुलिस के लिए नहीं। इतना मैं समझाऊं, बाकी आप क्या समझ पाए, अगर थोड़ा सा आप समझा पाए तो। सर शायद आप म्यूट है सर। जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पुलिस का बिहेवियर कैसा था और किस तरीके से इन्होंने स्टूडेंट क्राउड को हैंडल किया, उससे बहुत ज्यादा मुद्दे उठाए भी नहीं जा रहे हैं। और वो मुद्दा है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग क्या था, क्राउड इतना कैसे आया, क्राउड मैनेजमेंट में शुरू से आज तक बदलाव क्यों नहीं हुआ, और जो आप पेलेट गन्स और AK-47 की बात कर रहे हैं, ये कोई इंक्वायरी का मुद्दा नहीं है। पुलिस का एक आर्सेनल होता है, एक जहां शस्त्र रखे जाते हैं, वहां से अगर कोई क्राउड ड्यूटी के लिए जाता है तो एक एक शस्त्र को क्लीन उसको क्लियर करके दिया जाता है। अगर पेलेट गन नहीं यूज होने हैं,
किसी भी सिचुएशन में, तो किसी हाल में वो किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं दिया जाएगा। अगर AK-47 नहीं इस्तेमाल करना है तो वो नहीं दिया जाएगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्राउड। दूसरी बात है कि क्राउड मैनेजमेंट का मैंने तो टेम्पल्स का भी देखा है, बाकी सब तरह का देखा है, एयर शो में भी हो गया, कहीं कोई बाबा गए उसमें भी हो गया। क्राउड मैनेजमेंट का मतलब इस देश में फाइनली होता है कि आप भरपूर जो है पुलिस को वहां डाल दें और पैरामिलिट्री सब डाल दे, बैरिकेड्स लगा दे, टीयर गैस लगा दे, ये क्राउड मैनेजमेंट हो गया। आज कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि इसमें शुरू से अब तक कितना सुधार आया, यही हम बताने को तैयार नहीं है। और ये बहुत ही अजूबा है जब कोई बोल रहा है कि पैलेट गन्स यूज हुआ कि नहीं हुआ, वो RF नहीं बता सकती है, CRPF नहीं बता सकती है, वहां की गवर्नमेंट नहीं बता सकती है, और ये इंक्वायरी में पता चलेगा। ये तो बहुत विचित्र सिस्टम है। AK-47 एक कांस्टेबल लेके ड्यूटी पे चला गया, वो जो है आपको इंक्वायरी में पता चलेगा। तो ब्रॉडली ये जो एक डिस्ट्रस्ट का हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक तो ऐसा चलता रहा। फॉर्चुनेटली ये स्टूडेंट क्राउड जो है ना, जिस तरीके से रिकॉर्ड करती है उस तरीके का आज तक कोई भी एजिटेशनिस्ट रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब आपके पास 1 लाख वीडियो फुटेजेस हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ आ जाएगा, और हो सकता है वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्राउड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लेकिन संजय सर, इसमें एक चीज रहा है, पैलेट गन दिल्ली वाला मामला तो अभी बहुत ज्यादा डाउटफुल है, हुआ है नहीं हुआ है वो आगे पता चल जाएगा। लेकिन जो बिहार में उस कांस्टेबल पे एक्शन भी हो गया है, सस्पेंड भी कर दिया गया है उससे, तो वो नहीं, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि AK-47 लेके कैसे गया? in a civilian mob situation has been given to a constable। हो सकता है कांस्टेबल बेसर्क हो जाता, वो गोली चला रहा था, हो सकता है 20-22 गोलियां लग जाती। अगर उसके बाद क्या होता, मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडिया का पॉलिटिकल क्लास केवल रिएक्टिव है, इंडिया का गवर्नमेंट केवल रिएक्टिव है, इंडिया का पुलिस केवल रिएक्टिव है। और दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि सब कुछ टीवी डिबेट में डिसाइड होगा, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर या जो भी आपके लोग हैं वो कभी मीडिया पे आके कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो बात आके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोलेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बोलेंगे, हमारे जैसे रिटायर्ड लोग बोलेंगे। अरे जब आप अपना जो डिफेंस है, आपने जो एक्शन किया वो आप बता दीजिए, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट, खत्म हो गया। आप देखिए, इवन सर सवाल इसलिए होता है क्योंकि हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाता है। कारण नहीं, पॉलिटिसाइज क्यों होता है? हर चीज को होता है कि क्योंकि आप देखिए सदन की कार्यवाही इसी बेस पे नहीं चल रही है कि वहां इसी बेस पे नहीं चल रही है। मैं आपको बताता हूं पॉलिटिसाइज क्यों होता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आके ब्रीफिंग दिया, आप कहीं भी दुनिया में देख लीजिए, एक इंसिडेंट हो 10 मिनट के अंदर वहां का मेयर, वहां का पुलिस का मुखिया जो है वो आके आपको न्यूज ब्रीफिंग देंगे, बोले ये हुआ, उसके बाद इसको जो फैलाना है फैलाओ। पॉइंट है कि यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब पैलेट गन्स डिस्कस किया जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्राउड मैनेजमेंट डिस्कस किया जाएगा बीजेपी और इसके बीच में, और आज आप बोल रहे कि हम एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं एग्जाम का सब कुछ इंप्रूव करने के लिए। आप कल भी ला सकते थे, आप 2024 में भी बिल लेके आए और एक बार फिर आप वही बिल लेके आए, उसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। आप राधा कृष्णन कमेटी बनाए, आप बोले एक कमेटी का एक रिकमेंडेशन में अब बता दूंगा, और आप बोल रहे हैं आप जो है यहाँ पे अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और वहां जाके उस पर केसेस हो रहे हैं। तो ये पूरा जो तंत्र है ये सीमलेस और लॉजिकल और रेस्पॉन्सिव मैनर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और इसके लिए अपोजिशन का जरूरत नहीं है। जब गलती हुई तो हमें मानना है, और गलती नहीं हुई तो भी आप बता दीजिए क्या नहीं हुई। एजुकेशन रिफॉर्म्स आज की आप कॉकरोच जनता पार्टी के लिए वेट कर रहा था। हमने भी अपने जमाने में बहुत तरह की चीजें देखी है। ग्रुप 4 हुआ करता था इंडियन सिविल सर्विसेज का, उससे भी बहुत लोग त्रस्त हुए। चिदम्बरम साहब के जमाने में कि अगर आप एक सेंट्रल सर्विस में घुस गए तो उससे ऊपर वाले सेंट्रल सर्विस में आप नहीं जा सकते। ठीक है सर। तो पॉइंट है कि मतलब जो मर्जी आप चलाते रहिए, लेकिन आज का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि अगर कांग्रेस ने अग्री किया डिस्कशन का तो दे शुड डिस्कस। दूसरा, ये वेपन्स आए कैसे, और तीसरा जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के उस पे आज बिल्कुल चर्चा उस पे नहीं होती है, चर्चा उस पे भी होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर, आप
थोड़े ही समय के लिए हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। you. अब आर.के. सिंह जी, आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, अभी तक जो यहाँ पे चीजें हुई हैं उसमें पुलिस के एक्शन को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में डाउटफुल है बहुत सारी चीजें? थैंक यू अभिषेक जी। देखिए, पुलिस एक्शन जो है वो दो तीन चीजें बहुत हमें समझने की आवश्यकता होती है। इस टाइप की जो हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। इस टाइप की जो क्रक्स सिचुएशन होती है, जो स्पॉन्टेनियस बिल्डअप होती हैं, इसमें या तो ये प्रीमिडिएटेड एक्शन होता है, ये पहले से ये तय होती है कि इस टाइप की हमें एक्शंस लेनी है, या ऑन द स्पॉट जो पुलिस को रिएक्ट करना पड़ता है। तो अभी जो इंक्वायरी हुई है उसमें कहीं ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर इसको ऐसे मान के देखें तो इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर था कि 5,000 की क्राउड अचानक से सुबह होते होते 50,000 1 लाख कैसे हो गई। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर वो क्राउड पार्लियामेंट की तरफ जा रही थी और इस इंटेंसिटी के साथ जा रही थी कि अगर उसको नहीं रोका जाता तो पार्लियामेंट जो सोवरेनिटी का आपका प्रतीक है उसको वो ब्रीच कर देती, तो पुलिस के पास ऑप्शन क्या था? पुलिस के पास दो ही ऑप्शन था, लाठी चार्ज करने का, टीयर गैस छोड़ने का, या फिर फायरिंग ओपन करने का। बस यही 3 ऑप्शंस थे वहां पे। तो पुलिस ने जो लाठी चार्ज की थी वो एक लाठी चार्ज हमारे जो लीगल पैरलेंस में जनरली ये माना जाता है कि ये प्रिवेंटिव मेजर होता है। प्रिवेंटिव मतलब डिटरेंस का, क्योंकि जो 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय पुलिस को लाठी पकड़ा दिया, क्योंकि उनको पता था कि दोबारा मंगल पांडे नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ। और उसके बाद जो लाठी थी हमारी पुलिस की, वो एक डिटरेंट की प्रतीक बन गई। एक लाठी लिया हुआ पुलिस पर्सनल 200 के क्राउड को भी कंट्रोल कर सकता है। और वही अगर मॉब बना करके पुलिस पर्सनल लाठी का इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं है कि लाठियों से लोगों की हत्या भी हुई है, पुलिस लाठी चार्ज में लोग मरे भी हैं, लेकिन वहां जो पर्टिकुलर सिचुएशन था जब लाठी चार्ज की गई थी, तो अनलेस एंड अनटिल कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग ना आए, पुलिस पे ये मतलब इल्जाम लगा देना कि पुलिस ने बहुत बेतरतीब लाठियां चलाई इसलिए क्योंकि पुलिस का इंटेंशन जो था ब्लडी था, वो एक बहुत बड़े हिंसा को प्रोवोक करना चाहती थी या हिंसा में इंडल्ज होना चाहती थी, ये शायद पुलिस फोर्स के साथ ज्यादती होगा। क्योंकि हमें ये मानना होगा कि जो पुलिस फोर्स में जो लोग हैं वो इसी कंट्री के हैं, दे आर ऑल्सो पेरेंट्स, दे आर मेन इन यूनिफॉर्म, और उनको वहां पे मैंडेटेड थे ड्यूटी बजाने के लिए। तो ये अभी कह देना प्रीमीडिएटेड होगा और बहुत प्रोस्ट्रस होगा, जिससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस की जो मोरल है वो बहुत कैस्टिगेटेड हो जाती है, और इससे हमें बचना चाहिए, एक सभ्य समाज को बचना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि कंप्लीट इंक्वायरी हमारे आपके सामने ना हो कि ये एक मीडिएटेड था, ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, या पहले से ये तय कर लिया गया था कि बच्चों को हम पीटेंगे। अगर ये नहीं है तो ये मान के चलना चाहिए था कि वो रिएक्शन क्लियर बयान दिए जा रहे हैं, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि पुलिस वाले सोच करके ही आए थे कि लाठियां बजानी थी, सर फोड़ना था, और ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस का मोरल पूरी तरीके से खत्म कर दो, पुलिस ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि ये कई तस्वीरें हैं कि पुलिस वालों पे किस तरीके से अटैक किए गए हैं। हाँ, कुछ पुलिस वालों ने गलती की है, उस पर एक्शंस भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहा है। जो जिसने AK-47 चलाई है उस पर एक्शन भी हो गया। दिल्ली में भी एक जो महिला के साथ अभद्र तरीके से वो जो लाठी आपने कही वो लाठी कर रहा था, उस पर एक्शन भी हो रहा है। तो अब सवाल इसी चीज का है कि हर चीज को हम पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो फिर चीजें कैसे चलेंगी और हमारा सिस्टम कैसे चलेगा। अब आता हूं आसमा जी, आपके पास आता हूं। उससे पहले रजनीकांत सर, एक कमेंट आपसे भी जल्दी से चाहेंगे ये चीज कि अभी जिस तरीके से कुछ ही समय के लिए हमारे साथ थे पूर्व IPS अधिकारी हैं संजय सहाय सर, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हर चीज का जवाब ना तो बीजेपी के प्रवक्ता देंगे ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे, कुछ चीजें सिस्टम की हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नहीं, उन्होंने भी ठीक कहा। देखा जाए तो जो पुलिस का एक्शन हुआ वो ज़रूरी था या नहीं था, तो बेसिक बात यह है कि जब तक धरना जो है वो युवाओं का जंतर मंतर तक सीमित था वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से वो संसद की ओर आगे बढ़ने लगे तो वो एक चिंता की बात थी। और उस समय हो सकता है कि जो प्रशासन हो या पुलिस हो, ठीक है, इंटेलिजेंस फेल्योर की भी बात मानी जा सकती है कि अचानक ऐसे कितने सारे लोग आ गए, लेकिन यह है कि उस समय पुलिस को मुझे लगता है जो ठीक लगा उन्होंने
वो उन्होंने किया। और जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ रील्स ऐसी सामने आई कि जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि पुलिस को लोग सामने आए तो उनको मारो पीटो, तो पुलिस पर भी अटैक्स हुए। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें बेशक ये हुआ, ये इसकी जांच हो रही है। लेकिन मैं यहाँ अभिषेक जी दूसरी बात कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए युवाओं की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को, सबसे पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, शिक्षा मंत्री को हटाओ। ऑपोजिशन पार्टीज भी लगातार यही बात कह रही थी कि हम भी पार्लियामेंट में तभी कोई बात करेंगे जब ये शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाएगा। अब वो चीज हो गई। और इसी बीच में सरकार ने भी ताबड़तोड़ कुछ एक्शंस लिए कि एग्जामिनेशंस को कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए। और जैसे कि एनटीए में एक्शंस हुए और उसके बाद में ये जो नया बिल पेश लेकर के वो लोग आए और उसको पार्लियामेंट में रखा चर्चा के लिए। मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि जब सुबह संसद की कार्यवाही हुई तो संसद की कार्यवाही में बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के उन लोगों का नाम बोलकर कहा कि ये नाम है, आप चर्चा में शामिल होइए। यानी इसका मतलब कांग्रेस भी तैयार ही थी चर्चा के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्यों उस बात को खींचा गया कि आज दिन भर जो है पूरा दिन चर्चा यूं ही बेकार चला गया। बिल्कुल सर। और इन सब के बीच सर आता हूं फिर से, एक बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार को इन सब के बीच सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने अल्टीमेटम दिया है, गारंटी पर अमल नहीं हुआ तो फिर से सड़क पर उतरेंगे, मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। छात्रों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, दोबारा आंदोलन करने पर मजबूर ना करें, ये सीजेपी की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। से नहीं आता है, जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई है उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। महेश जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पे आपकी चाहेंगे कि जब बातें हो गई सब कुछ, तो अब ऐसा क्या है कि जो गारंटी दी गई उसे पूरी कर दी जाए? देखिए, गारंटी से पीछे अभिषेक जी हटा कौन है? आज भी बड़ी अस्पष्टता के साथ सोनम वांगचुक ने एक बात कही कि हम चाहेंगे कि जो छात्र नौजवान थे, जो जुआ साथी थे, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उनका केस वापिस हो। लेकिन जो शरारती तत्व है, जिन्होंने इस मौके का कहीं बेजा इस्तेमाल किया, पत्थरबाजी करी या कोई ऐसा अप्रिय घटना घटी वहां पे, पुलिस वाले 118 से 122। महेश जी, अब एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पिक्चर से सोनम वांगचुक अब आउट हो चुके हैं। नहीं, ये एक रियलिटी है। कह सकते हैं नहीं, ये क्यों कह सकते हैं हम? कारण ये है क्योंकि नहीं, सोनम वांगचुक को आज की डेट में ये छात्र नौजवानों का था, कोई सीजेपी का थोड़ी था। सोनम वांगचुक को अगर ये आउट हो गया तो सीजेपी भी आउट, राहुल गांधी भी आउट, सब आउट। सरकार को करने दीजिए, सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। सरकार आपको जब कह रही है कि हम बिल लाके, क्योंकि सोनम वांगचुक का ये भी बयान है कि असामाजिक तत्वों पर एक्शन को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका साफ तौर पे कहना था कि असामाजिक तत्वों पे तो एक्शन होना ही चाहिए। नहीं, हाँ, शरारती जो तत्व थे वहां पे, शरारती तत्व किसको कहते हैं? जो गैंगस्टर जो है, आम आदमी पार्टी का गैंगस्टर वहां दिखाई दे रहा था, वहां पत्थरबाजी हो रही थी, वहां तमाम तरह की हिंसक घटनाएं हुई। आप देखिए ना, आप लोगों ने, मीडिया के लोग वहां पिट गए। कौन पीटा? किसने पीटा? कोई है इसका? तो इसलिए तो इंटेलिजेंस फेलियर था। इसलिए तो सवाल है, इंटेलिजेंस फेलियर था, यहाँ पे प्रशासन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सका। बात इंटेलिजेंस फेलियर की नहीं है अभिषेक जी, ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि बात यह है कि जिस प्रकार से बच्चों का डिमांड था, उन बच्चों का ये कहना था कि हमारे एग्जाम अगर इस तरह से होते रहे तो हमारे भविष्य के ऊपर और सवालिया निशान करेगा। उसको हमने कहीं हृदय से एक्सेप्ट किया, लेकिन और जगह ये क्यों नहीं हो पा रहा है? और राज्यों में यही चीज क्यों नहीं? वहां क्या बच्चे जो है वो बच्चे नहीं है क्या? पंजाब के बच्चे नहीं है? कर्नाटक के बच्चे नहीं है? ठीक है आसमा जी, बच्चे सिर्फ क्या यही थे? बच्चे बाकी राज्यों में भी तो हैं और पेपर लीक बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं। इन सब को लेकर के अगर सरकार अब चर्चा चाहती भी है तो चर्चा से आप लोग क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? सवाल यह है। आसमा जी,
अभिषेक जी, मैं पॉइंट वाइज रिबेटल देना चाहूंगी। ये बता रहे थे कि कोई फॉरेन फोर्सेस इन्वॉल्व थे, तो मैं ये बता दूं कि MEA ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि फॉरेन फोर्सेस कहीं नहीं फंडिंग की है इस प्रोटेस्ट में। सो ये गलत अफवाहें फैला रहे हैं तो कि ये फॉरेन किसने बोला कि फॉरेन था। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। और नहीं, तो फॉरेन फंडिंग की बात अभी तो किसी ने नहीं की, जहां तक मैं सुन पा रहा हूँ। की बात नहीं है, ये सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट को लेकर ये हजारों करोड़ों छात्रों की बात है। जब राहुल गांधी ने सिर्फ एक इंसान को लेकर या एक छात्र को लेकर सवाल नहीं उठाया, ये सारे 7.5 करोड़ बच्चों के लिए आवाज उठाई है, ये सिस्टम पे आवाज उठाई है। बार बार जो बीजेपी सोनम वांगचुक को दे रही है, क्यों नहीं गए? बीजेपी को दूसरे को का सहारा है, सोनम वांगचुक का सहारा मिल गया आजकल इसको। अरे आसमा जी, सोनम वांगचुक का सहारा किसको, कांग्रेस को या बीजेपी को मिल गया? किसको मिल गया? बीजेपी को मिल गया है। बीजेपी को मिल गया। आज की डेट में सोनम वांगचुक से जब वांचन पे सब गए, आपके नेता गए, आपके और लोग गए, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सोनम वांगचुक से मिलने फिर पवन खेड़ा क्यों गए थे मंच पे? सुप्रीम कोर्ट महेश जी एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आसमा मैम मुझे बस इतना बता दीजिए, फिर पवन खेड़ा मंच पे मिलने क्यों गए थे? सोनम, अगर वो बीजेपी के साथ थे तो फिर क्यों गए थे पवन खेड़ा मिलने के लिए? हंगर स्ट्राइक पे थे, हंगर स्ट्राइक पे इन सॉलिडेरिटी गए थे वो। तो बीजेपी तो हंगर स्ट्राइक पे जब वो बैठे थे तब तक ठीक थे, हंगर स्ट्राइक उन्होंने तोड़ दिया तो फिर वो बीजेपी के एजेंट हो गए। हंगर स्ट्राइक वो भी बीजेपी के साथ मिलकर तोड़ दिया। आपकी पटवी है आपकी, हैं? हंगर स्ट्राइक बीजेपी की महेश वजह जी, से महेश तोड़ जी, दिया। कुछ सेंसेबल बात तो करो मैडम। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं हुआ था। अच्छा, इसलिए वो एजेंट है। सोनम वांगचुक ने जब तोड़ा था जब इस्तीफा भी नहीं हुआ था, इसके बाद इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का। तो आप आ जाकर छात्रों की बात करिए, यहाँ पे सिर्फ सोनम तो मैं वांगचुक छात्रों के लिए ही पूछ रहा हूं, और छात्रों के साथ पूरा देश है। अब पूरा देश ये चर्चा चाहता है, पूरा देश ये चर्चा चाहता है, और उन्हीं स्टूडेंट्स की मांग है आसमा जी, उन्हीं स्टूडेंट्स की मांग है जो धरने पर बैठे थे, जो पूरे देश में सड़क पे उतरे, उन्हीं की मांग है कि कानून बने। अकाउंटेबिलिटी किस कौन तय करेगा? आप लोग नए बिल ला दोगे, छात्रों के ऊपर फिर ऐसे ही केसेस कर दोगे, कई छात्रों को उठा के जेल में डाल दोगे और उनको तो फिर कैसे होगा? आसमा जी आप ही बता दीजिए फिर कैसे होगा? कैसे होगा आप ही बता दीजिए कैसे होगा फिर? पहले तो जिसने ऑर्डर्स दिए हैं पुलिस को वायलेंस अनलीश करने के लिए बच्चों पे, वो इंसान का अपॉलॉजी चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अपॉलॉजी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए जिसने पुलिस को ऑर्डर दिया है। अभी हमारे साथ सहाय सर जुड़े हुए थे, उन्होंने कुछ बोला था, आपने सुना था? आपने सुना था कुछ? मैम एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को तो कम से कम मानिएगा। डिमांड आपके आगे बोल रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। पुलिस को किसने ऑर्डर दिया था बच्चों के खिलाफ ठीक है मैम, पेलेट गन्स इस्तेमाल करने का? अंडरस्टूड। छात्रों की कितनी फिक्र किसे सब कुछ पता चलता है। आरके सिंह जी, अब थोड़ा सा मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके की चीजें होती है, कोई भी आंदोलन होता है, अमूमन जो हमने देखा है, जिसके बारे में हमने सुना है, कहीं ना कहीं होता है कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुसते हैं और वही इन चीजों को खराब करते हैं। अब ऐसी चीजों पे हमारा कानून क्या कहता है कि क्या उनको छोड़ दिया जाए अगर डील हो जाती है तो, या उन पे एक्शंस होने चाहिए? देखिए अभिषेक जी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब प्रबुद्ध लोग हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क में आंदोलनों का इतिहास कोई नया नहीं। बिल्कुल 1917 से हर 10 साल के बाद गांधी एक आंदोलन करते थे। 1917 सत्याग्रह, 1931 सिविल डिसोबीडियंस, 42 क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर लोहिया जी का आंदोलन 60 के दशक का, 70 वाले में इमरजेंसी, उसके बाद का राम मंदिर, मंडल जो हमारे दौर का था 90 में, उसके बाद अन्ना, उसके बाद ये बच्चों का। तो हर जनरेशन को अपने मेमोरी के लिए एक आंदोलन की जरूरत पड़ती है। एवरी जनरेशन हैज वन मूवमेंट ऑफ इट्स ओन, बिकॉज वो उसके लिए कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट बनता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जितने भी आंदोलन होते हैं, इमरजेंसी का आंदोलन जो है वाटरशेड आंदोलन है, उसको बोला जाता है टेस्ट केस आंदोलन जिसको कहते हैं। तो ये जितने भी आंदोलन होते हैं उसके बाद जब हुकूमत से उनका नेगोशिएशन होता है तो
तो 4-5 चीजों में होता है। पहली बात होती है जो उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, वो सरकार उसको हुकूमत मानती है कि नहीं मानती है। दूसरी की आंदोलनों के समय जो एफआईआर दर्ज होते हैं या मुकदमे दर्ज होते हैं, तो आंदोलन करने वाले हुकूमत से इस बात के लिए समझौता कराते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो आप ये सारे के सारे मुकदमे हमारे ऊपर से वापस ले लेंगे। और हुकूमतें जनरली उसकी हामी भरती है। इस बार भी हुकूमत में मतलब गवर्नमेंट ने हामी भरी है कि हम वापस ले देंगे सारे के सारे एफआईआर। और तीसरी बात ये होती है कि एक बार जब समझौता हो जाता है तो फिर इस प्रॉमिस के साथ अलग होते हैं कि दोबारा हम फिर मिलेंगे अगर समझौते के टर्म्स का उल्लंघन हुआ तो अमूमन आंदोलनों का यही कैरेक्टर जो सोशल, लीगल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। अब रह गई बात आपके प्रश्न की, देखिए इस टाइप के जो आंदोलन होते हैं वो कलेक्टिव सेंटिमेंट का एक एक्सप्रेशन होता है। इसको किसी इस सिरे से खारिज कर देना कि ये विदेशी शक्तियों का हाथ है और तमाम चीजें, उस आंदोलन को एक ट्रिब्यूट नहीं देना है। क्योंकि आज तक इस मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ है अभिषेक जी कि कोई आंदोलन हो और तब की हुकूमत उसको ये ना बोले कि विदेशी शक्तियों का हाथ था। 60 के दशक में भी जब लोहिया आंदोलन करते थे तो कहा जाता था कि कम्युनिस्ट चाइना का हाथ है। इमरजेंसी के इस बार तो तुरंत में एमईए की तरफ से क्लियर ही कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो कर दिया गया, लेकिन देखिए बात हम बार बार कह रहे हैं, मैं हर जगह सुप्रीम कोर्ट में भी कहता हूं, अपने लोगों से भी कहता हूं कि ये बात आज हुकूमत की नहीं है। बात हुकूमत के जो समर्थक हैं उनका जो तरीका है बात करने का और वो जो एक तरीके का प्रपंच डिस्कोर्स में छोड़ते हैं वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाता है। वो एक नैरेटिव को नुकसान पहुंचाता है और सपोर्टर्स को इस बात से परहेज करना चाहिए। एक आदमी बड़ी शिद्दत के साथ 12 बजे निकल करके आवाम से गुफ्तगू कर रहा है, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और उसी का एक एमपी तमाम तरीके के उटपटांग बयान दिए जा रहा है। तो ये आप देखिए ना, क्रॉस पर्पसेस चलता है। उसका एक आईटी सेल का चीफ जो है वो कुछ का कुछ टाइप करके रात में भेज देता है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं वो हार्मनी हो उसको वो ब्रीच करती है। बिल्कुल। और जिससे होता क्या, जिस जनरेशन को हम एड्रेस कर रहे हैं उनके पास दो चीजें नहीं है अभिषेक जी, जिसको जेनजी कहते हैं। उनके पास कोई अनुभव नहीं है, माजी का कोई अनुभव नहीं है। 15 साल 20 साल 25 साल के लड़कों के पास क्या अनुभव हो सकता है? उनके पास अगर कुछ है तो जज्बा है। अगर उस जज्बे को हम कंट्रोल ना करें केयर के साथ ना, तो वो सैलाब बन सकता है और इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर ईच वन ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट। ओके सर, जी ठीक है। रजनीकांत सर, अब थोड़ा सा ये चीज, जैसा सर ने कहा कि जेनजी के पास अनुभव नहीं है और मैंने जहां तक महसूस किया एक पेशेंस भी नहीं है। दे लूज देयर पेशेंस वेरी शॉर्टली, बहुत जल्दी वो अपना पेशेंस लूज करते हैं और एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। तो ऐसे में जैसा सर ने कहा कि वो अगर हम उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एक सैलाब बनेगा। और अब अगर डील हुई है तो उस डील को अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि ये जो पहला था उससे कहीं ज्यादा बड़ा सैलाब हम देखें। जी बिल्कुल ठीक कहा। जो अभी वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं सुप्रीम कोर्ट के सिंह साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मान लीजिए जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं युवाओं के साथ में, उन कमिटमेंट्स को अगर पूरा नहीं किया गया तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन दिक्कत एक और भी है अभिषेक जी, ये बात सही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे किए गए हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। लेकिन उसमें जैसे आपने भी जिक्र किया कि अक्सर ऐसा होता है, इस तरह के आंदोलनों में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं और उस स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ठीक है, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अगर गलती हुई है तो उनके तो सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। तो क्या उन असामाजिक तत्वों को या हिस्ट्री शीटर्स जो हैं, जो अचानक से घुस करके उस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनके भी मुकदमे वापस हो जाने चाहिए? ये तो प्रोटेस्टर्स से भी सवाल है जी। तो अब इस कुल मिलाकर के बात यह है कि जैसे उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था, 3 दिन के अंदर अंदर हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। सीजेपी के जो लीडरशिप है उसको कहा था सरकार ने। अब सवाल ये कि आज पार्लियामेंट में चर्चा होनी थी। अब अगर पार्लियामेंट में आज चर्चा हो जाती तो बहुत सारी बातें निकल के आती। पैलेट गन का भी सवाल निकल के आता, AK-47 की बात का भी सवाल। जाहिर सी बात है कि ऑपोजिशन के लोग अगर बोलते, और ऑपोजिशन में भी अच्छे लोग हैं
अपोजिशन पार्टीज की तरफ से जो बोलने वाले थे चर्चा में, जो नाम दिए गए थे, वो अगर बात रखते तो वो ये सारी चीजें भी सामने आती। ये सवाल भी सामने आता कि मुकदमे क्यों नहीं स्टूडेंट से वापस लिए गए, तो उनका जवाब सरकार को देना होता। तो कुल मिलाकर के अब जो मौजूदा स्थिति है उसमें तो यही मुझे लगता है कि कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद चर्चा हो जाएगी पार्लियामेंट में। हाँ, अभी अब खबर आई है कि स्पीकर के कहने पर विपक्ष राजी हो गया है। हाँ, क्योंकि विपक्ष के पास भी आप कोई ऐसा मुद्दा रह नहीं गया था कि वो चर्चा से बहुत भागे। जब एक बार राजी हो गया, ज्यादा से ज्यादा आज दिन भर के लिए वो खींच सकते थे आंदोलन करके बाहर। लेकिन कुल मिला के सवाल यही मैं कह रहा हूं कि जो मानसून सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। संसद किस लिए होती है? संसद इसीलिए होती है कि वहां प्रतिनिधि अपनी बातें मजबूती के साथ रखें और उस पर चर्चा करें। बार-बार मैं कहता हूं कि अपोजिशन के जो सदस्य हैं पूरी तैयारी के साथ आए सदन के अंदर और सरकार तथ्यों के साथ आप सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। बिल्कुल खड़ा कर दीजिए आप। ठीक है महेश जी, अब सवाल इसी चीज का है। देखिए, कई जगहों से जो विजुअल्स अब आ रहे हैं उसको लेकर के ऐसा होगा कि जो जेनजी है वो भड़केगी, क्योंकि कई जगहों से कुछ लोगों को पीटने की भी विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ जगहों पे पुलिस सख्त एक्शन भी लेती हुई दिख रही है। तो इसी चीज के लिए तो था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए अभिषेक जी, जैसे अभी आर.के. सिंह जी ने एक बात कही ना कि व्यवस्था उस समय स्थिति और परिस्थिति की जरूरत क्या थी, और वो जो एक्शन था वो जस्टिफाइड है या नहीं, वो जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि इस आंदोलन से जो एक नजीर बना, उस नजीर से आगे बढ़ने की जरूरत है। वो अगर आपने उस चीज को कहीं सकारात्मक सोच के साथ लेके आप आगे नहीं बढ़े तो ये जैन जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये युवाओं का देश है जहाँ 67% युवा है, और अगर उनकी तरक्की में हम कहीं बाधक बनेंगे, सवाल है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर जो है अगर वो इस्तीफा नहीं देते, इलेक्टेड पर्सन थे, इस देश में डेमोक्रेसी है, उसमें उनके ऊपर कोई जोर दबाव थोड़ी था, चलता आंदोलन चलने देते। बहुत ऐसे आंदोलन हुए जिसमें जैसे उन्होंने कहा कि 1917 से लेके अब तक तो आंदोलन ही होता रहा है। लेकिन सवाल वो नहीं है अभिषेक जी, सवाल ये है कि ये जो नजीर है, ये जो निर्णय है, ये जो फैसला है, ये जो आंदोलन है, ये जो अभियान है, इससे किस तरह से हम पूरे देश में इसको चलाएं, इसके जरिए किस तरह से हम इसमें सुधार लाएं। ठीक है, ये हमारे लिए आसमा जी, आखिरी सवाल आपसे कि अब तो चर्चा के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं। अभी आप कह रहे थे कि जब तक माफी नहीं, फलाना नहीं, ये नहीं, फिर अब तैयार हो गए कि चलिए ठीक है चर्चा करते हैं। स्पीकर ने जब बोला है कुछ कंडीशंस पे तो ही बात राजी हो गई, कॉन्सेंसस बिल्डिंग हुआ होगा, कुछ कंडीशन पे ही तो कोई कंडीशन नहीं, चर्चा करने के लिए तैयार हुए, कोई कंडीशन नहीं है। हमने किया पार्लियामेंट में कोई कंडीशनल नहीं होता है चर्चा। स्पीकर ने कुछ बोला है तो हमने वो डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही चीज तो वो सदन में भी कह रहे थे सुबह से, आज सुबह से ओम बिरला यही तो कह रहे थे कि चर्चा कर लीजिए। कल से हो रही थी बात, ये सॉरी आज से, मॉर्निंग से। क्या होगी? ठीक है, अब एक क्लोजिंग कमेंट आर.के. सर 10 सेकंड में आपसे मैं चाहूंगा, जेनजी को संभालने का कुछ तरीका नजर आता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें देखी हैं। दो चीजें बहुत जरूरी है। हम अपने इर्द गिर्द भाषाई शुद्धता पे ध्यान दें, अपने घर में, अपने दोस्तों पे, अपने अगल बगल के पॉलिटिकल जिसे मुखालफत करते हैं, और इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री को करनी चाहिए और हमें अपने घर में करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर भाषाई दरिद्रता बनी रहेगी तो जेनजी को नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि भाषाई दरिद्रता एक ऐसी चीज है जो उस प्रोटेस्ट में इस लेवल पे जाके दिखी है कि हर आदमी इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं ना कहीं वो आग देर और सवेर हमारे घर को जलाएगा जरूर, ये तय बात। तो बस हम सब लोगों को मिलकर भाषाई शुद्धता के लिए एक कॉमन एफर्ट डालना चाहिए, और इसकी मुहिम प्रधानमंत्री को इसकी अगुवाई करनी चाहिए, और स्टूडियो में एंकर और हम गेस्ट इस बात का बहुत ख्याल रखें कि ऐसा शोरगुल वातावरण ना बनाएं कि ये क्लिप जो है उन बच्चों को एक मौका दे, थोड़ा सा भी। बिल्कुल। चलिए सर, इसीलिए मैंने लीक से हट करके ये सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भाषा की जो मर्यादा टूटी है, कम से कम वो नहीं होना चाहिए था। बाकी देखते हैं आगे चीजें कैसे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बीजेपी के
हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं। विषय भटकने का कोशिश ना करें। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। आज भी बच्चों के बीच में डर और तनाव का वातावरण पूरे देश भर में क्यों? आज भी वे युवा जिन्होंने धरना किया उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों? बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, ये देखो इस तरह गोली चला दी। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक निहत्थे थे और अहिंसात्मक प्रदर्शनकारियों के ऊपर क्या पेलेट गन्स और AK-47 का प्रयोग उचित है?